नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली, राहुल अखिलेश के साथ विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद, तेजस्वी ने आरजेडी को फिर बताया बाप की पार्टी। चांदी चौक से नहीं मिला बीजेपी का टिकट तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने छोड़ी राजनीति, पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मचा हड़कंप, गर्मागर्म बहस के बीच मंत्रियों ने किया वॉकआउट, अब बागियों को नहीं मनाएगी सुक्खू सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका, एलजी ने करीबियों के खिलाफ दिए सीबीआई जांच के आदेश, जेल से हाई प्रोफाइल रैकेट चलाने का है। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। लोकसभा चुनाव से पहले आज कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई और पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। बता दें कि आगामी आम चुनाव में अपनी जीत के लिए पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी के 4 मार्च से 7 मार्च के बीच 5 राज्यों के दौरे की जानकारी भी सामने आई है। एक तरफ बैठक पे बैठक करके जीत का मंत्र दे रहे हैं और एक तरफ दौरा जारी है। देखिए, आज जो बैठक है बड़ा अनोखा है। ऐसा होता नहीं राजनीति में कि आप अपनी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग का एजेंडा अगले 5 साल में सरकार क्या क्या काम करेगी वो ब्लूप्रिंट तैयार करना। हर मंत्रियों को, हर डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद 100 दिन का एजेंडा क्या होगा वो प्रस्तुत करने के लिए, और 5 साल की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। और बड़े बड़े मंत्री जिनका नाम अभी तक उम्मीदवारों के लिस्ट में नहीं आया है, उन सबको ये प्रेजेंटेशन देना था। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी नाराज भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर तारीफ भी उन्होंने की। मीटिंग के बाद जिनकी तारीफ हुई होगी उनको लग रहा होगा टिकट पक्की है, और जिन पे वो नाराज हुए होंगे वो किस मेंटल स्टेट में भी होंगे आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में कैंपेन के लिए उतर चुके हैं। अभी आपने बताया 5, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि ये राज्यों की संख्या हो गई है 6 राज्यों में 4 दिनों में वो ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और 6 राज्यों के लिए पिटारा खोलने वाले हैं। मतलब विकास परियोजनाओं की घोषणा वो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, अगली बार आऊंगा तो इन परियोजनाओं के उद्घाटन में मैं आऊंगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि किस तरीके से वो लोगों के बीच 2 मैसेज, एक कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और दूसरा कि विकास सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। जी, अगली खबर में बात बिहार में जन विश्वास रैली की। बिहार की राजधानी पटना में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली थी। रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और वामपंथी दलों के नेता मौजूद रहे। महारैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं सत्ता में था तो इस मैदान से 2 लाख लोगों को नौकरी पत्र बंटवाए हैं, लेकिन चाचा जी पलट गए, जहां भी रहे सुखी रहे। जो 17 सालों में नहीं हुआ वो हमने 17 महीनों में कर दिखाया है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि अब राजद को कोई MY की पार्टी कहता है, मैं कहता हूं ये बाप की पार्टी है। आज शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी बाप की पार्टी। बिल्कुल बाप की ही पार्टी दिख रही थी। लालू यादव भाषण दे रहे थे, दोनों बेटे को बुलाया, एक का पहले नाम लिया कि भाई मजबूत करो, दूसरा नाराज हो गया, फिर उसने कहा कि हमारा भी नाम ले लो। शायद ऑडियो तो क्लियर नहीं था,
लेकिन वहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज तीनों, एक बाप दो बेटों के बीच जो बॉडी लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज सही नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद दोनों के हाथ को उठा करके, ये तो बाप की ही पार्टी है, जनता की पार्टी थोड़ी है ये। लालू यादव दोनों बेटे, फिर मीसा भारती का भी नाम लिया, फिर उन्होंने भाषण देते देते ये भी कह दिया कि मेरी बेटी ने मुझे किडनी दिया है। रोहिणी के बारे में, उसको भी टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये राहुल गांधी वहां जाकर के किसकी अध्यक्षता में, किस मीटिंग में बैठे हुए हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जिसको जेल के अंदर होना चाहिए था, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, हेल्थ ग्राउंड पे बाहर निकले, ये तो तमाचा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, न्यायाधीशों के ऊपर, कि आप किसी पे रहम खा करके ये कहते हो कि भाई ये तबीयत खराब है, उसको मेडिकल के आधार पे आप उसे जेल से बाहर भेजते हो, वो रैलियां कर रहा है। तो ये अगर पोस्टर बॉय हैं विपक्ष के, अगर यही लोग हैं, यही इनकी राजनीति है, तो 2024 में कुछ हासिल नहीं होने वाला। देश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जी, इस खबर में बात पवन सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन की। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से अलविदा लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी, बीजेपी और तमाम समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा। अब वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भाजपा ने आसनसोल सीट से पवन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब पवन सिंह का कहना है कि किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पहले हाईकमान को शुक्रिया अदा करते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर बाद में अचानक से कैंसिल कर देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या कहा जाए। जिस तरीके से हो रहा है, सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के काडर जो है वो उतने खुश नहीं है। और ये कब होता है? जब लीडर्स कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत सारे बदलाव को रेसिस्ट किया जाता है। लेकिन ये इस तरह का बदलाव, ये कौन है? पवन सिंह भोजपुरी फिल्म का एक्टर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या उठा पुठा करके आप लोकसभा की टिकट उसे दे देंगे आप। और उसके बाद चूंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, 4 लोगों ने फोन किया होगा, इनकी जो है कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया, भाई आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते, आपको नई दिल्ली की टिकट मिलेगी। तो ये देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें सब सही नहीं होता है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। ये पूरे के पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर एक बड़ा सवाल उठ गया। कौन लोगों ने बातचीत की थी? क्या बातचीत की थी? कौन लोग जिम्मेदार थे? उन लोगों को भी सजा देने की आवश्यकता है। तो खैर, दूसरी तरफ हर्षवर्धन साहब बड़े लीडर और भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर डिपेंडेबल। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है दिल्ली के अंदर देखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन फाइन जेंटलमैन, अब उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, उम्र भी हो रही है, अच्छी बात है। उम्र के साथ साथ जो है नए लोगों को, नए चेहरे को सामने आना चाहिए। नए नए चेहरे आए हैं दिल्ली में, अच्छे चेहरे आए हैं। और हर्षवर्धन साहब की राजनीति, वो चुनावी राजनीति से दूर जरूर जाएंगे, लेकिन जैसी खबर आ रही है कि उनको कहीं गवर्नर वगैरह बनाया जाएगा। और ये पार्ट एंड पार्सल है, हर व्यक्ति पूरे जीवन भर तक राजनीति के क्षेत्र में रहे, ये उचित भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वो 75 का एक बॉर्डर लाइन जो है उन्होंने खींच डाला है, तो एक अच्छी परिपाटी है, अच्छा मैसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिया। जैसे वो राजनीति के दौरान बहुत ही मृदुभाषी और सबसे मिलने जुलने वाले लीडर थे, इस विदाई के बाद भी वो वैसे ही बने रहेंगे। जी, और अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में एक दिन पहले कैबिनेट बैठक के दौरान तनाव बढ़ गया, जब मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विवादास्पद नीतिगत चर्चाओं के बीच अचानक सत्र छोड़कर चले गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जो राजस्थान के उदयपुर में थे, उनकी अनुपस्थिति ने नाटक को और बढ़ा दिया। अब कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार अब
अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायकों का मान मनोबल नहीं करेगी। सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। अब कहा जा रहा है कि बागी नेताओं की मान मनोबल नहीं होगी। देखिए, ये दूसरा सचिन पायलट पैदा हो गया है हिमाचल प्रदेश में। जिसको करना होता है वो एक झटके में करता है। कभी ये खबर आ रही है, कभी रूठ रहे हैं, कभी मना रहे हैं, कभी रूठ रहे हैं, मना रहे हैं। ये पॉलिटिकल हाराकीरी से भारतीय जनता पार्टी जो है वो डफली बजा रहे होंगे, खुश होंगे। क्या आपने हिमाचल की जनता को 2 मैसेज दिलवा दिया? एक ये कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। ये हारते हैं तब भी लड़ते रहते हैं, जीतते हैं फिर भी लड़ते रहते हैं। सरकार चलाने की हैसियत इनमें है ही नहीं। वो काबिलियत कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ऑलरेडी वीक विकेट पे खेल रही है, और ये सिर्फ जिद जो है वो दिल्ली का आदेश आता है उसी के ऊपर हिमाचल के अंदर सारे लोग जो है उस पर ऑपरेट करते हैं। ये मैसेज चला गया, भारतीय जनता पार्टी खुश है, क्योंकि बच्चारों सीट जो है वो आराम से अब जीतेगी, क्योंकि अब पता ही नहीं कि आपस में कौन विश्वासघात कहां कैसे करेगा। रही बात वीरभद्र सिंह के परिवार की, तो दे हैड अ वेरी गुड चांस, दे हैव लॉस्ट इट। राजनीति में इतना लंबा खींच के, जैसे सचिन पायलट, मैंने कहा क्या हालत है अभी सचिन पायलट की, छोड़ दिए होते तो फर्स्ट क्लास मंत्री भी होते, चुनाव भी लड़ रहे होते, जीतने वाले उम्मीदवार की तरह, हारने वाले उम्मीदवार की तरह नहीं। देखिए, अपने मित्र ज्योतिराज सिंधिया से उनको सीखना चाहिए। लेकिन राजनीति में एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की एपिटोम है, वो उसका जो है एक पर्यायवाची शब्द बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसलिए हिमाचल में कब क्या हो जाए ये प्रिडिक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम तो है ही, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वीरभद्र सिंह के परिवार वालों ने खो दिया है। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की उगाही का कथित तौर पर आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलीभगत कर जेल से ही हाई प्रोफाइल रैकेट चलाने का आरोप है, और इसके तहत जबरन वसूली और दिल्ली के विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप है। वहीं इस मामले पर सीबीआई के जांच के आदेश के बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई होगी क्या? देखिए, केजरीवाल का मित्र है ये चंद्रशेखर जो है, वो केजरीवाल का मित्र है। वो मित्र सत्येंद्र जैन का है। बर्थडे पार्टी में वो करियोके पे गाना गाते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, वो बहुत सारे भेद खोल चुका कि कैसे 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी जो है केजरीवाल को दी थी, कैसे 50-50 लाख की 2 घड़ियां जो है दुबई से मंगवा करके सत्येंद्र जैन को दिया था, और कैसे 35 करोड़ रुपए लेकर इस चंद्रशेखर को पूरे साउथ इंडिया का आम आदमी पार्टी का चीफ बनाने की तैयारी हो रही थी, राज्यसभा भेजने के लिए आतुर थे। ये इतनी प्रगाढ़ दोस्ती है। अब वो कह रहा है कि जब मैं पकड़ा गया, जब जेल आ गया, तो मुझसे ही प्रोटेक्शन मनी इन्होंने मांगा, 10 करोड़ रुपए लिए, और अलग अलग फेजेस में हमने ऐसे पैसे दिए, डायरेक्टली भी दिया और इनडायरेक्टली भी दिया। इनडायरेक्टली कहां कहां दिया, किस पेट्रोल पंप पे दिया, कहां कैसे, उसकी पूरी डिटेल इसके पास है। ये दावा कर रहा है कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है, और ये पूरा रैकेट जो चल रहा है, वो रैकेट चल रहा था ये समीर गोयल, ये जो डीजी तिहाड़ का था। अब बताइए, केजरीवाल, जेल मंत्री सत्येंद्र जैन अपने ही जेल में कैदी बन के बैठा हुआ था, और इसलिए मसाज चल रहा था ना, इसलिए बाहर से खाना खा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसकी जांच तो होनी चाहिए, और जांच में अगर ये लोग फंसते हैं, ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो एक ही चीज बच गया, उगाही। भाई यही सब तो क्रिमिनल जब राजनीति में आते थे तो यही काम करते थे, उगाही का धंधा करते थे। ये एनजीओ का झोला
उठा करके ये राजनीति में आया, लेकिन धंधा जो है वही क्रिमिनल्स वाली ही कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।